नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और लास्ट लेक्चर जो है हम लोगों ने मृदा का किया था, मध्य प्रदेश की मृदा व उसका प्रकार। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं। इस लेक्चर को जब हम समझ लेंगे तो ये जो लेक्चर है वह न सिर्फ मध्य प्रदेश की मृदा के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, बल्कि जब हम भारत की मृदा को भी पढ़ेंगे उस टाइम भी ये प्रश्न अलग से बन के आता है और सेम आंसर रहेगा। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं। मृदा की परिभाषा क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो मृदा क्या कहते हैं कि भूपर्पटी में पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम भूपर्पटी कहते हैं, और भूपर्पटी में जो पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों का समूह है, ये सूक्ष्म कण होते हैं जिसमें आवश्यक खनिज व आवश्यक लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे व जीव जंतुओं का विकास हो पाता है। उसको हम मृदा कहते हैं। छोटी परिभाषा बनाते हैं इसकी। ऐसे असंगठित पदार्थों का समूह, भूपर्पटी में पाए जाने वाला ऐसे असंगठित पदार्थों का समूह जिसमें आवश्यक खनिज व लवण पाए जाते हैं, जो कि पौधे तथा जीव जंतुओं के विकास में सहायक होते हैं, उन्हें हम मृदा कहते हैं। मृदा जो है प्रकृति की एक अनमोल देन है और इसी मृदा पर हमारा जीवन का अस्तित्व निर्भर करता है। मृदा बहुत प्रकार की होती है। मृदा के रंग अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था मृदा के प्रकार। मृदा में क्या क्या मिनरल्स पाए जाएंगे, कितने जैविक तत्व पाया जाता है, इन पाए जाने वाले जैविक तत्व खनिज के आधार पर मृदा की उर्वरता जो है डिसाइड होती है, निर्धारित होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मृदा के निर्माण में कौन से कारक भाग लेते हैं। मुख्य रूप से मृदा निर्माण में 5 कारक भाग ले रहे हैं। कौन कौन से कारक हैं? एक तो आधारभूत शैलें, दूसरा हम देखेंगे उच्चावच, तीसरा जैविक पदार्थ, चौथा जो रहेगा हमारा समय अवधि, और एक पांचवा हम लोग देखते हैं वो है हमारा जलवायु। ये 5 कारक आपको दिख रहे होंगे। आधारभूत शैलें, क्लाइमेट, जलवायु, जैविक पदार्थ, उच्चावच व समय अवधि। ये 5 कारक ऐसे हैं जो मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन कारकों का क्या योगदान है हम इसको समझते हैं। आधारभूत शैलें मतलब आपको पता है कि मृदा बनती किससे है। मृदा जब शैलों का अपक्षय व अपर्दन हो जाता है तो जो है मृदा का निर्माण हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक मृदा में मृदा का संरचना अलग होती है। प्रत्येक मृदा में जो खनिज पाए जाते हैं वो अलग पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पेरेंटल रॉक होती है वह अलग अलग होती है, और इसी पेरेंटल रॉक के आधार पर मृदा का रंग डिसाइड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आवश्यक पदार्थ भौतिक व रासायनिक अपक्षय होता है जब चट्टानों का, और उसके कारण से मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का रंग, संरचना तथा उसमें उपस्थित खनिज उसकी मूल चट्टानों पर ही निर्भर करती है। दूसरे कारक की ओर चलते हैं। दूसरा कारक है जलवायु। मृदा निर्माण में जलवायु एक सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। कैसे मैं कह रहा हूँ सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है कि अगर हम ये देखें कि कहीं पर एक प्रकार की जलवायु है और इसकी पेरेंटल रॉक अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन जो उससे मृदा बन रही है वह एक ही प्रकार की मृदा बन रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मृदा निर्माण में जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक है। कोई पर्टिकुलर एक क्लाइमेट है, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं मरुस्थलीय जलवायु है, और उस मरुस्थलीय जलवायु में अलग अलग 2 प्रकार की पेरेंटल रॉक पाई जाती हैं, और जब इन 2 पेरेंटल रॉक का रासायनिक व भौतिक अपक्षय होता है और उसके कारण से जो मृदा बन रही है, बनना तो अलग अलग मृदा चाहिए लेकिन वह एक ही प्रकार की मृदा जाके बन जाती है ना। देखिए, मृदा निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पश्चिमी राजस्थान को उदाहरण लिया है कि 2 तरह के पत्थर है, बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट। इन दोनों पत्थरों का जब अपक्षय होता है, जब रासायनिक अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय होता है, तो उसके कारण से बलुई मिट्टी का निर्माण हो जाता है।
तो ये दूसरा कारक हो गया जलवायु। मृदा निर्माण में जलवायु का भी एक महत्वपूर्ण कारक हमको देखने को मिल गया। इसके बाद आते हैं तीसरा कारण, हमने जैविक पदार्थ का लिया है। किसी भी मृदा की उर्वरक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी है। ह्यूमस आता कहाँ से है, ह्यूमस क्या कहलाता है, तो हमें ये भी समझना होगा कि ह्यूमस जो होता है यह वनस्पतियों, जीव जंतुओं के शेष अवशेष हैं और इसका अपघटन होने से ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। और ये ह्यूमस जो होता है गहरे काले रंग से लेकर ब्राउन कलर या भूरे कलर तक होता है। जिस मृदा में जितनी ज़्यादा ह्यूमस पाया जाएगा वह मृदा जो है उतनी ही ज़्यादा उर्वरता पूर्ण होती है या उसकी उर्वरक क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक चीज़ हमको और समझ लेना चाहिए कि अगर हम उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात करें और शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु की बात करें, उष्णकटिबंधीय जलवायु मतलब 23.5 डिग्री N से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक के बीच का क्षेत्र जो है इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में मानते हैं। यहाँ पर चूंकि तापमान ज़्यादा रहता है, इसके कारण से बैक्टीरिया का जनन बहुत ज़्यादा होता है। इस बैक्टीरिया के जनन होने के कारण जो ह्यूमस का निर्माण होता है उस ह्यूमस को बैक्टीरिया के द्वारा खा लिया जाता है। इस कारण से उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो मृदा पाई जाती है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान रखिएगा कि अगर हम उदाहरण ले लें यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय जलवायु हमारी पाई जा रही है और उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु को हम लोग ने कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है, कहाँ से मान रहे हैं। अगर हम अर्थ को बना लें यहाँ पर तो ये जो 23.5 डिग्री का ये एरिया है 23.5 डिग्री N कहलाता है, 23.5 डिग्री S कहलाता है। इसके बीच के एरिया यहाँ पे आपको पता है सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होते हैं, तरह तरह की बैक्टीरिया पैदा होती हैं और ये बैक्टीरिया क्या करती है, जो ह्यूमस मृदा में बनता है उसका क्या करते हैं, उसको खा लेती हैं, उसको कंज्यूम कर लेती हैं, जिसके कारण से उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो मृदा पाई जाती है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में क्या होगा, 23.5 डिग्री से लेकर ऊपर तक। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 23.5 से लेकर के हम चले जाते हैं 66 डिग्री तक, 66.5 तक। यहाँ पर जो जलवायु पाई जा रही है यहाँ पे तापमान बहुत कम पाया जा रहा है। तापमान कम पाए जाने के कारण जो मृदा में ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा वो बैक्टीरिया कम यहाँ पे पैदा होंगे, क्योंकि तापमान कम पाया जा रहा है तो बैक्टीरिया कम पैदा होंगे, तो ये ह्यूमस जो बना है उसको कंजप्शन भी कम होगा। तो यहाँ की मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और जिसके कारण से शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु की मृदा अत्यधिक उत्पादनशील होती है। ठीक है, दूसरा कारण हो गया। इसके बाद देखिएगा ये जो जैविक पदार्थ है और क्या काम करते हैं। जैविक पदार्थों का एक सबसे बड़ा काम ये है कि ये पर्यावरण से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदल देते हैं और मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति को सुनिश्चित कर देते हैं, जिसके कारण से मृदा जो है उत्पादनशील बनी रहती है। ठीक है, तीसरा कारण देखते हैं ये और क्या काम करते हैं। जैविक पदार्थ होते हैं वह मृदा में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूवमेंट करते रहते हैं, जिसमें एक तरह से मृदा का जो है अपने आप जो है नीचे से ऊपर जाने पर मृदा की संरचना में परिवर्तन होता रहता है। तो इस रूप में भी जैविक पदार्थों का एक अति महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। तो हम लोग ने जैविक पदार्थों का 3 काम मुख्य रूप से देखा। पहला ह्यूमस के निर्माण में देखा, दूसरा नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में देखा और तीसरा रासायनिक संरचना के परिवर्तन के रूप में जैविक पदार्थों की भूमिका हम लोगों ने देखी। चौथे को देखते हैं हम लोग, उच्चावच का भी एक बड़ी भूमिका रहती है मृदा के निर्माण में। देखिए, मृदा किन स्थानों पर ज़्यादा गहरी पाई जाएगी, किन स्थानों पर कम गहरी पाई जाएगी, इसका भी निर्धारण स्थलाकृतियों पर निर्भर करता है। मैदानी क्षेत्रों पर
कम स्लोप क्षेत्रों पर मृदा जो है ज़्यादा गहरी पाई जाएगी, इसकी मोटाई ज़्यादा पाई जाएगी। इसका कारण है कि यहाँ ढाल कम है, गुरुत्व बल कम लगेगा और पानी भी जो आएगा वो भी धीरे धीरे बहेगा, जिसके कारण से मृदा का जमाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मैदानी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में मृदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा गहरी पाई जाती है। सबसे पतली मृदा अगर हमको देखने को मिलती है तो वह पहाड़ी क्षेत्रों में देखने मिलती है या माउंट पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो उच्चावच में भी हमने देखा कि उच्चावच का भी, तो उच्चावच क्या हो गया, एक मैदान हो गया, एक पठार हो गया, एक पर्वत हो गया, और इन तीनों प्रकार के उच्चावच में हमको सबसे अच्छी मृदा जो है, सबसे गहरी मृदा हमको देखने को मिलेगी मैदानी क्षेत्रों में। अगर हम उदाहरण लें, गंगा का विशाल मैदान जो है वहां पर क्यों इतनी गहरी मृदा पाई जाती है, तो नदी जो बहती है और जब उत्तर प्रदेश से निकलती हुई तो यहाँ पर ढाल जो है बहुत कम हो जाता है और नदियों के द्वारा जो भी अवसाद लाए जाते हैं वो प्रत्येक वर्ष एक के ऊपर एक जमाव करते जाते हैं, और जिसके कारण से यहाँ पे जलोढ़ मृदा काफ़ी मोटी स्तर पर पाई जाती है। जबकि हम पर्वतीय क्षेत्रों में चलें, किसी ढलान वाले क्षेत्र पर चलें, तो वहाँ पर हम देखेंगे मृदा की मोटाई जो है बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये दो कारण हमको उच्चावच में भी हमको ध्यान रखना है कि चौथा कारक जो है उच्चावच था, जो कि उसमें बहुत प्रभाव डाल रहा था मृदा की मोटाई में, मृदा के निर्माण में। पांचवें बात में समय या अवधि। याद रखिएगा, समय जो है मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है। मृदा 1 से 2 सेंटीमीटर मृदा बनने में 100 से 200 साल का समय लग जाता है। सोचिए, अगर कहीं पर कोई मृदा 1 मीटर से मोटी मिल रही है, जैसे कि हम देखते हैं निमाड़ के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काली मृदा 1.5 मीटर से भी ज़्यादा गहराई पे है, मतलब इसमें कितने साल लग गए होंगे इसको बनने में, है ना। इसलिए मृदा जो है इतनी अनमोल धरोहर है और इसीलिए मृदा अपरदन को एक गंभीर समस्या के रूप में हम लोग मानते हैं और इसको रोकने के लिए अत्यधिक प्रयास सरकार कर भी रही है। मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है, आपको पता ही है कि ये ऊपर जाके गुना, आपके चंबल, आपका ये पूरा श्योपुर, ये पूरे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भिंड, मुरैना, यहाँ पर चंबल नदी में बड़े पैमाने पर अपर्दन किया और इसके अपर्दन को हम लोग एक विशेष नाम से जानते हैं, बीहड़, या इसी को अवनालिका अपर्दन के नाम से जानते हैं। यह अपर्दन का सबसे गंभीर रूप है और यहाँ पर जो मृदा होती है वह इतना नीचे तक चली जाती है, बल्कि कहिए तो आधार तल तक पाई जाती है, और एक तरह से इस स्ट्रक्चर पे हमको पूरा देखने को मिलने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ही है कि यहाँ पर अपर्दन का एक खतरनाक रूप हमको देखने को मिलता है, और जिसके ऐसे यहाँ क्या है, ये मृदा जो है यहाँ से पूरी कट कट के यहाँ आ गई और जहाँ पे थोड़ी सी कठोर है वो बची हुई है और यहाँ पर अपर्दन करती है। मैंने आपको कहा भी था कि मैं एक दिन चंबल नदी इतना अपर्दन क्यों करती है, इसके विस्तृत कारकों की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, एक लेक्चर में लेके आऊँगा बहुत जल्दी इसमें भी आपके लिए। ठीक है, तो ये 5 कारक ऐसे हैं जो कि मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये जो लेक्चर था, ये प्रीलिम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मृदा निर्माण में निम्नलिखित में कौन कौन से कारक है, उसकी चर्चा करनी होगी आपको। लेकिन मेंस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं पीएससी में, तो इसको ध्यान रखना है। ये उद्देश्य मेरा ये था कि पूरा एक समग्र आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिल जाए और आपको कहीं भी और ना पढ़ना पड़े। आपको पूरा, मैं जितने टॉपिक ले रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि आपको बुक भी ना पढ़ना पड़े, आप पूरा इस लेक्चर को कर लीजिए, आपको पूरी तरह से आपका नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।